हेलो फ्रेंड्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के चार फेज होती हैं। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड ये जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन है जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था उसके अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहे थे, उस पायरुवेट मॉलिक्यूल का आगे फेट क्या होता है, कौन सी वो रिएक्शन करता है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड स्टेप का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ पर पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जो हम अभी आगे देखते हैं। पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये रिएक्शन साइटोसॉल में होती है। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पायरुवेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। दिस इज पायरुवेट मॉलिक्यूल, जहाँ पे मेरा कर्सर है। CH3CO और O जो लास्ट है ऑक्सीजन, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अगर यह नेगेटिव चार्ज न हो और H लिखा हो, यानी यहाँ पर OH हो, तो हम इसको पायरुविक एसिड बोलेंगे। ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, उसकी हेल्प से ये पायरुवेट एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो फर्दर ये रिएक्शन होती है इस टाइप की, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पायरुवेट अंदर जा चुका है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का है, यानी एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये एक सिंपल रिएक्शन बताए, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। दिस इज द लिंकेज स्टेप। ये सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच का एक लिंकेज स्टेप है। इसको जंक्शन भी बोलेंगे इन दोनों ही फेज का, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल का। अभी हमने देखा कि पायरुवेट मॉलिक्यूल के ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है। इस चार्ज के होने की वजह से ही यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे लगा होता है। इस पूरी रिएक्शन को यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को पूरी करने के लिए एंजाइम्स का एक ग्रुप पाया जाता है, जिसको हम PDH या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ पे दिखाई जा रही है। मीन्स एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का, कोएंजाइम ए भी साथ में यूज होगा, NAD भी यूज होगा, और ये तीनों जो कंपाउंड हैं ये PDH यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने अभी बताया कि एंजाइम्स का ग्रुप है, लगभग 100 एंजाइम्स का ये ग्रुप होता है। ये PDH कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये तीनों मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। पायरुवेट से ही एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और NAD के साथ में हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से NADH H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। जो ये एंजाइम है कॉम्प्लेक्स है PDH कॉम्प्लेक्स, इसके लिए 5 कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। फर्स्ट इज TPP, सेकेंड इज लाइपोमाइड या हम इसको लाइपोइक एसिड भी कहते हैं, थर्ड वन इज कोएंजाइम ए, फोर्थ FAD एंड फिफ्थ जो कोफैक्टर इनको चाहिए वो है NAD+। इसके अलावा जो PDH कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअल में 3 इंडिविजुअल एंजाइम्स की सब यूनिट की असेंबली होती है। फर्स्ट जो सब यूनिट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम E1 भी बोल देंगे। इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज सब यूनिट के वर्क करने के लिए, इसकी एक्टिविटी के लिए TPP की ज़रूरत होती है। सेकेंड जो सब यूनिट है वो है डाईहाइड्रोलाइपोइल
ट्रांस एसिटाइलेज, जिसको हम E2 भी कहेंगे, और इसके वर्क के लिए लाइपोइक एसिड और कोएंजाइम E की ज़रूरत होती है। थर्ड जो सब यूनिट है डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम E3 भी बोलेंगे, और इस सब यूनिट के एक्टिविटी को करने के लिए NAD+ और FAD की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इसके अलावा भी यूकैरियोट्स में स्मॉल अमाउंट में 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज काइनेज एंड सेकेंड इज फॉस्फेटेज। पीडीएच जो ये कॉम्प्लेक्स है जो इस फेज को कैटलाइज कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के, इसकी जो एक्टिविटी है वो आर्सेनेट और मर्क्यूरिक आयंस की प्रेजेंस में इनहिबिट हो जाएगी। अब हम इसकी रिएक्शन को अच्छे से देख लेते हैं कि वास्तव में ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स किस तरह वर्क करता है और ये कोफैक्टर्स भी इसमें कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड its catalytic एक्टिविटीज, ये हम यहाँ पर देखेंगे। 4 स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट occurs with formation of hydroxyethyl TPP। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पायरुवेट है। हम इसका अभी फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं। इसके इस पूरे डायग्राम में हम पीडीएच कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, इसकी एक्टिविटी कैसे हो रही है ये देख पा रहे हैं। तो जो ये फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे जो लिखा है कि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है पायरुवेट का, तो किस तरह से हो रहा है आप यहाँ देखिए कि ये पायरुवेट मॉलिक्यूल है और ये टीपीपी यहाँ पर, ये दोनों मिलकर इन दोनों के रिएक्शन से पायरुवेट का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ मेरे कर्सर है, यहाँ वाला हिस्सा CO2 जो है यहाँ से निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, और जो बचा हुआ पार्ट है ये इस ग्रुप को CH3CO ग्रुप को हम एसाइल या एसिटाइल बोलेंगे। ये ग्रुप इस टीपीपी पे ट्रांसफर हो जाता है और यही टीपीपी फिर फर्दर हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर आ गए हम, अभी एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इस फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि CO2 मॉलिक्यूल निकल चुका है, यानी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है पायरुवेट का, और जो हमें प्रोडक्ट मिला क्या मिला, हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी। अब हम स्टेप सेकंड की तरफ जाते हैं जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ 2 कार्बन यूनिट टू लिपोइक एसिड। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड का एक कंपाउंड है। ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी से रिएक्शन करके वापस फर्स्ट जो स्टेप को करने के लिए टीपीपी का जनरेशन करता है, यानी हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी से टीपीपी बन जाएगा। और जो ये ग्रुप था यहाँ पर पायरुवेट का एसिटाइल ग्रुप जो यहाँ पर लग चुका था, ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड पर ट्रांसफर होने की वजह से ये 2 कार्बन यूनिट जो हम बोल रहे हैं इसको एसिटाइल को, ये इस पर ट्रांसफर ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड पर ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर एसिटाइल लिपोमाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। दिस इज एसिटाइल लिपोमाइड। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर है, ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एसिटाइल लिपोमाइड है वो कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, और जो लिपोमाइड है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है इस रिएक्शन के बाद, थर्ड स्टेप के बाद, और उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड लिपोमाइड। हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि एस के साथ में H भी लग गया है। जब भी हाइड्रोजन अटैच होती है तो वो रिएक्शन रिडक्शन की होती है। सो दिस इज रिड्यूस्ड लिपोमाइड। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज लिपोइक एसिड का इज रीऑक्सीडाइज। यानी अब ये जो रिड्यूस्ड लिपोमाइड है इसको भी ये सेकेंड स्टेप चलाने के लिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज लिपोमाइड ख़त्म हो गया तो ये सेकेंड स्टेप नहीं होगा। इसलिए इसी रिड्यूस्ड लिपोमाइड को वापस ऑक्सीडाइज लिपोमाइड में चेंज करना होगा, और ये चेंजेस फोर्थ स्टेप से होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फोर्थ स्टेप है। इस फोर्थ स्टेप में एक FAD की भी ज़रूरत होती है। इस FAD से रिड्यूस लिपोमाइड में जो लगे हुए हाइड्रोजन हैं वो इस FAD
से अटैच हो जाते हैं और ये FAD फर्दर FADH2 में बदल जाता है। इस प्रकार ऑक्सीडाइज लिपोमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ताकि सेकेंड स्टेप कंटिन्यू रहे। और यहाँ पर जो FAD से FADH2 बना है ये फर्दर FAD अपने हाइड्रोजन को NAD पे ट्रांसफ़र कर देता है और ये जो NAD है ये NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि NADH2 का निर्माण होता है और एसिटाइल कोएंजाइम A भी यहाँ पर बनता है। So this is all about oxidative decarboxylation of pyruvate। अब हम PDH कॉम्प्लेक्स के दो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ये दो प्रोसेस से रेगुलेट होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन NAD एंड एसिटाइल कोएंजाइम से मीडिएट होता है, जबकि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जो कि ओनली यूकैरियोटिक सेल में होगा ये फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से मीडिएट होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स की जो कि PDH को इफेक्ट करते हैं। डाइलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज जो सब यूनिट थी वो इनहिबिट होती है NADH से और एक्टिवेट होती है NAD से। दूसरा डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम से इनहिबिट होगा और जब कोएंजाइम A की प्रेजेंस होगी उससे ये वाली सब यूनिट जो है वो एक्टिवेट होगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकेंड स्टेप जो कि लिंकेज स्टेप था और इस स्टेप से पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हुआ है, साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई है और यहाँ पर NADH2 भी हमें मिला है। आगे हम जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर हम इस एसिटाइल कोएंजाइम A से शुरुआत करेंगे। सो दिस लेक्चर इज़ ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम TCA साइकिल को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।